अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट अपना करने जा रहे हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करनी है और आज जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें कि दीज वीडियो लेक्चर्स आर फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अब या चाहे आप फेडरल बोर्ड से हैं या पंजाब बोर्ड से हैं या सिंध बोर्ड से हैं या और किसी दूसरे बोर्ड से हैं, या फिर आप आइदर यू आर स्टडिंग फॉर एंट्री टेस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर एंट्री टेस्ट, तो मतलब ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। तो इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो एक और चीज़ मेरे जहन में है कि इंशाल्लाह ताला मैं क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो पूरी बाकायदा लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करूँगा, मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जहन में हैं। इंशाल्लाह ताला इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम आगे लेके चलेंगे और सारी डिटेल जो है वो टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस होगी। तो जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो आपको चीज़ समझ में ना आए, वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कंप्लीट डिटेल जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स गेट डिस्कवर्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन टॉपिक, थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ज़रा एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री के ऊपर बात कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है थ्रू आउट इन दिस होल सीरीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जस्ट बात स्टार्ट करेंगे एटम की हिस्ट्री से, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। अच्छा जी, तो अगर हम एटम की हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहली थ्योरी जो हमारे जहन में आती है दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी, सबसे पहली थ्योरी, अगर कभी भी आपसे एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाए तो जो पहली थ्योरी जो है वो आएगी दैट वुड बी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, बिकॉज डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ एटम, जिसने एटम का आइडिया, एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो बेसिकली दिस थ्योरी वाज इन 1805। ठीक है, 1805 में ये थ्योरी दी गई। नाउ जॉन डाल्टन ही प्रपोज्ड दैट मैटर टू बी कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, जॉन डाल्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जी मैटर जो है ये बेसिकली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलके बना है, दैट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी यूज द टर्म एटम्स, बिकॉज इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब फिलोसफिकल थे, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसकी नहीं जाना। ठीक है, आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑलरेडी 9th ग्रेड में 10th ग्रेड में पढ़ी होगी। ठीक है, तो मैं जस्ट ज़्यादा इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। बट जॉन डाल्टन ही सेड कि जी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, इससे यानी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या आप कह लें कि मैटर जिस चीज़ से बना हुआ है दैट इज़ एटम। तो व्हाट ही एक्चुअली सेड कि जी लेट्स से इफ़ वी हैव अ पीस ऑफ पेपर, अगर हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और हम उसको पीसेस में डिवाइड करते चले जाते हैं, तो एक टाइम ये आएगा कि आपके पास इतना स्मॉल पीस ऑफ पेपर होगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। एंड दैट स्मॉलेस्ट पीस ऑफ पेपर, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट पेपर वुड बी एटम, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब डाल्टन वाज द फर्स्ट वन हु गेव द आइडिया ऑफ एटम। ठीक है, बट यहाँ तक तो बात ठीक थी, बट इससे आगे जब हम बात करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज अ स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल। ठीक है, ही अज्यूम्ड एटम टू बी स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल बिकॉज डाल्टन के अकॉर्डिंगली एटम को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, एटम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर एटम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता तो दैट मीन्स ही सेइंग कि जी इट इज़ स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसके स्ट्रक्चर की, यानी आप ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इट इज़ अ स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल। अब अगर हम इस बात को सही कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स जस्ट से कि अगर हम इस बात को सही कंसिडर करते हैं, ऑल्दो वी नो दिस थिंग कि एटम फर्दर डिवाइड होता है, बट अगर हम डाल्टन की इस बात को सही कंसिडर करते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज़ अ स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि तो फिर आप सिंपली सी बात ये आ जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बन एटम और ऑक्सीजन, अगर ये स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है तो कार्बन के एटम में
और ऑक्सीजन के एटम में फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है, एंड वाई दीज टू एटम्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर एक्सप्लेन करी नहीं जा सकती अगर हम एटम को स्ट्रक्चरलेस समझ लें। तो इसका मतलब सारे एटम्स एक जैसे हैं, कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन के एटम एक जैसे हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, यानी आप यूँ कह लें कि द मेजर थिंग अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज कि ही इंट्रोड्यूस द टर्म एटम, कि जी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। इससे आगे जितनी भी बात थी आप ये समझ लें कि 80% ऑफ दैट थ्योरी जो है वो अब तक तकरीबन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उसके ऐसे हैं जो वैलिड हैं, बट उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इस थ्योरी की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। बट ये आप जहन में रखें कि यानी कि मेजर जो आपका पॉइंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वो ये कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। तो चलें, ये तो बात हो गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यानी अब ये 1805 में आप यूँ कह लें कि द क्वेस्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर गॉट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो जर्नी है कि किस तरह से उसने डेवलप होना है और किस तरह से हमारे पास लास्ट में श्रोडिंगर्स वेव मॉडल जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से डाल्टन, यानी कि डाल्टन एक तरह से लैंडमार्क है। दिस वाज द मेजर लैंडमार्क इन द क्वेस्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डाल्टन गेव द आइडिया ऑफ एटम। उसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन 1832 माइकल फैराडे, 1805 में जॉन डाल्टन ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया, एंड इन 1832 माइकल फैराडे डिड हिज फेमस इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट। अब इसका एटम के स्ट्रक्चर से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बट जो मेन बात जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस यू ऑल नो के व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, आपने 9th ग्रेड में 10th ग्रेड में पढ़ा होगा, ठीक है। इट इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ अ डीकम्पोजिशन, अगर हम इसको डिफाइन करें व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। आपने किसी सब्सटेंस में से करंट पास किया, इट गेट डीकम्पोज्ड इन दैट सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। जिसमें से आप करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, दैट सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। So basically electrolysis simply experiments क्या थे, what was the concept behind electrolysis experiments के जी आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पे आपने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे रहे हैं, और ये आगे बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब करंट पास होगा तो यानी अब लेट से कि यहाँ पे मैं सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या मौजूद होंगे, सोडियम आइंस मौजूद होंगे और क्लोराइड आइंस मौजूद होंगे। तो जब करंट पास होगा तो सोडियम आइंस विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड क्लोराइड आइंस विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा इलेक्ट्रोलिसिस की, ये आगे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बात करेंगे। बट द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर इज कि सोडियम विल गेट डिपॉजिट, सोडियम जो है ये कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स दी एनोड। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि NaCl में से जब आपने करंट पास किया, NaCl लिक्विड में से जब आपने करंट पास किया, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट सोडियम एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट द एनोड, ठीक है। तो इट गेट डीकम्पोज, ये डीकम्पोजिशन हो गई वंस वी पास द करंट। तो जब आपने NaCl में से करंट पास किया इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ये डीकम्पोज हो गया Na में और क्लोरीन में। तो बेसिकली ये जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट, देन फैराडे गेव द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो सारी डिटेल हम देखेंगे। बट फिलहाल जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि फैराडे गेव दिस आइडिया के देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, कि जब आप करंट पास करते हैं तो ये डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई, सोडियम और ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो दिस केमिकल चेंज शोज, दिस केमिकल चेंज, ये जो केमिकल चेंज आया है करंट पास करने की वजह से, दिस केमिकल चेंज शोज दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन एटम एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड एटम contains some discrete unit of electricity, and now we know that discrete unit was electron or ions, ठीक है। तो एटम यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ सामने आई
कि एटम कंटेन सम डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मतलब आप यूँ कह सकते हैं बेसिकली ये जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोलिसिस, दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, बिकॉज इसी एक्सपेरिमेंट से फिर आगे चल के इसी की मॉडिफिकेशन से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होना है, प्रोटॉन डिस्कवर होना है, वो हम आगे आज बात करेंगे। ठीक है, बट बेसिकली आप कह लें कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट ने एक तरह से एक वे जो है वो प्रोवाइड किया, एक रास्ता जो है वो प्रोवाइड किया जिसके थ्रू आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर होने थे। ठीक है जी, तो ये तो माइकल फैराडेज के एक्सपेरिमेंट थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को फिर बेस बना के नेक्स्ट आगे in the end of 19th century, by the end of 19th century, the subatomic particles they get discovered। ठीक है, subatomic particles जो है वो डिस्कवर हुए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ जिसकी हम आज बात करेंगे, बाय जे थॉमसन, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, फिर देन प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, देन न्यूट्रॉन डिस्कवर, ये सारी डिस्कवरीज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो 1805 में, यानी हमने मेजर ये देखा कि 1805 में डाल्टन ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और फिर इस सदी के बिल्कुल आखिर तक यानी 1896 में जाके इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होता है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एटम, एंड देन इन 1896 फर्स्ट सबएटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन गेट डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इस पूरे अरसे के अंदर आपको देख लें कि कितना टाइम लगा, कि एटम से इलेक्ट्रॉन में आने तक हमें कितना टाइम लगा। बट वंस वी डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और फिर दूसरे, बिकॉज नाउ आज अगर हम बात करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं विच आर नोन। ठीक है, बट हम उन सब सबएटॉमिक पार्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर ओनली डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आपके मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। बट ये आप देखें कि एटम से इलेक्ट्रॉन, पहले सबएटॉमिक पार्टिकल में तकरीबन 100 ईयर्स का एक अरसा लग जाता है, बट उसके बाद एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, देन फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात होना शुरू हो गई। तो फिर एक बाकायदा एक रिसर्च का एक वे स्टार्ट हो गया, रिसर्च के लिए एक दरवाज़ा जो है वो खुल गया और फिर आगे चीज़ें जो है वो आसान होती गई। अच्छा जी, ये तो सारी हमने बात कर ली। अब इस सारी बात के बाद एंड में जो हमारे पास चीज़ सामने आ जाती है वो ये कि अब आप एटम को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन एन एटम। तो व्हाट इज एन एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स ऑल ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है जी, क्योंकि वो डाल्टन वाली बात तो गलत हो गई कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन्स ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करे या उसको एग्जिबिट करे। मैं इसको एक और तरह से भी डिफाइन करता हूँ अक्सर कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can take part in chemical reactions, the smallest particle that can take part in chemical reactions ऑन बिहाफ ऑफ एन एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, यानी वो छोटे से छोटा पार्टिकल, बिकॉज यानी ये क्यों केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले सकता है, बिकॉज इट रिटेन्स ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इससे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो रिएक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जो मैं एटम की अक्सर अपनी क्लास में देता हूँ कि लेट से कि अगर हमारे पास एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे एक ही, मतलब लेट से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की क्लास है, तो अगर उस मतलब क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो सब स्टूडेंट्स क्या हैं, वो दे आर रिप्रेजेंटिंग, यानी ईच स्टूडेंट इज एन एटम। तो अगर आप लेट से 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो सब के सब एक ही क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 10 स्टूडेंट्स रह जाते हैं स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट सेम क्लास। और अगर सिर्फ एक स्टूडेंट भी क्लास में मौजूद है तो वो भी उस क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट इज एन एटम। तो इसी तरीके से अगर लेट से हमारे पास आयरन है, ये आयरन का पीस है, सपोज इफ दिस इज अ पीस ऑफ आयरन, तो इसमें जितने भी एटम्स हैं आयरन के वो सब आयरन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ एक एटम भी रह जाता है तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयरन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये एक अकेला एटम भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम इस एटम को ब्रेक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले रियल्म में चले जाते हैं, तो फिर अब ये आयरन नहीं है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एन एटम। तो ये हमने एटम को डिस्क्राइब किया, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट जो हम इसमें बात करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ये जस्ट थोड़ी सी एक टाइमलाइन है एटॉमिक मॉडल्स की। अगर आप देखें ये सब हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। यानी सबसे पहले आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, देन फिर उसके बाद थॉमसन, he was the one who discovered electron and he gave his own model, plum pudding model, ठीक है जी। तो he gave his own model, plum pudding model, then फिर उसके बाद रदरफोर्ड, the very famous nuclear atomic model, ठीक है जी, कि जिसमें रदरफोर्ड ने कहा कि जी सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, he did that gold foil experiment। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद बॉहर थ्योरी, बॉहर गेव हिज ओन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट्स होती रही, अब देखें 1805 में डाल्टन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद 1896 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, पहला मॉडल ऑफ एटम, देन 1909 दूसरा मॉडल ऑफ एटम, 1913 थर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें अब हो रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट में टाइम लगा, बट वंस द इलेक्ट्रॉन गेट डिस्कवर्ड फिर आगे की चीज़ें जो है वो होती चली गई, ठीक है। और फिर बॉहर मॉडल ऑफ एटम के बाद लास्ट हमारे पास जो श्रोडिंजर्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पेश करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। तो ये एक जस्ट टाइमलाइन है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। ये हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया, एटम की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, क्योंकि हमने बात स्टार्ट करनी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गई बात हिस्ट्री की, एटम से रिलेटेड कि एटम क्या है, किस तरीके से ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई, ठीक है। नाउ द मेन थिंग which we are going to discuss today, that is the discovery of electron, ठीक है। तो let's just start the discovery of electron. All right, so discovery of electrons, ठीक है। तो अब अगर हम discovery of electrons की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको मालूम होनी चाहिए, that is electrons were discovered by J.J. Thomson, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन इन ईयर 1896 और 1897, ठीक है जी। 96 भी जो है वो बाज़ जगहों पे आता है, बाज़ बुक्स में 97 मिलेगा, बट द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। बाय द वे द नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय जॉर्ज स्टोनी, अनदर साइंटिस्ट, एन आयरिश फिजिसिस्ट, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स वर नेम्ड बाय जॉर्ज Stoney. George Stoney gave the name electrons. He gave the name electrons. ठीक है। तो बेस ये ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नाम है that was given by George Stoney. George Stoney gave the name electron. He gave the name electron. He was an Irish physicist. And J.J. Thomson called them cathode rays. ठीक है, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो J.J. थॉमसन ने जो है वो इनको क्या नाम दिया था, कैथोड रेज। एंड J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 1896 थ्रू एन एक्सपेरिमेंट नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट का नाम था, एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, discharge tube experiment, and this discharge tube was basically introduced by William Crookes, ठीक है। discharge tube basically है क्या, इनके आप यूँ कह सकते हैं कि what is a discharge tube? It is a glass tube filled with any gas and has electrodes, ठीक है। तो कोई ग्लास ट्यूब है जिसमें कोई भी गैस मौजूद है और इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं which are connected to some voltage supply, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स थे, these discharge tube experiment, यानी आप यूँ कह लें कि at that time there were many scientists who were doing these experiments, ठीक है। खाली थॉमसन जो है वो ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो डिफरेंट कंट्रीज में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स वाज स्टार्टेड बाय विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स जो है ही स्टार्टेड दीज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट वन
who started these experiments. ठीक है, he started discharge tube experiments. He started discharge tube experiments. तो बेसिकली मैंने आपसे जैसे कहा था कि जो फैराडे ने जब इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स ये इसने स्टार्ट किए, तो फैराडे ने जब इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट किए थे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स वाज ऑन लिक्विड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो लिक्विड्स पे था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो है ये एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए गए कि अगर लिक्विड में से करंट पास हो सकता है तो गैस में से करंट पास क्यों नहीं हो सकता। तो वो इस चीज़ को बेस बना के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो स्टार्ट हुए। तो विलियम क्रुक्स स्टार्टेड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स एंड Thomson discovered electron through these experiments. ठीक है, he named them cathode rays and Stoney gave the name electron to the cathode rays. तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि this whole discovery of electron was the contribution of many scientists. ठीक है, there were many scientists involved in discovery of electron, not just J.J. Thomson, not just Stoney or Crookes. बहुत सारे साइंटिस्ट की जो है वो, यानी ये आप कह लेंगे एक तरह से एक कंबाइंड एफर्ट थी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हुए। तो चलें हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ये अगर आप डायग्राम देखें तो दिस इज जस्ट सिंपल डायग्राम ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अगर आप नाउ दिस इज आवर डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है हमारी, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें ये ब्लू से जो है वो हम डिस्चार्ज ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस इज कैथोड और ये एनोड है, कैथोड और एनोड हो गए। ठीक है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, यानी दैट इलेक्ट्रोड विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी नेगेटिव टर्मिनल, ये आपकी हाई वोल्टेज है, दिस इज हाई वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, तो जो नेगेटिव से कनेक्टेड है दैट इज कैथोड और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है दैट इज एनोड। ठीक है, और इसमें आपके पास मौजूद है, यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है, इसमें एयर पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद है। ठीक है, एयर या कोई भी गैस हो सकती है, ये ध्यान में रखें कि एयर और इट कुड बी एनी गैस प्रेजेंट, कोई भी गैस यहाँ पे मौजूद हो सकती है। तो लेट से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो लेट से दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ गैस। ये मैंने गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें ड्रॉ कर लिए कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी, तो दीज आर गैस पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो पहली चीज तो आप देख लें डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, सिंपल ग्लास ट्यूब है, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। उसके बाद इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, एयर या कोई भी गैस फिल्ड हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास दिस इज आवर वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप है विच एडजस्ट द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है जी, तो वैक्यूम पंप का काम क्या है, वैक्यूम पंप जो है ये क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप का काम क्या है कि इट एडजस्ट द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज इन द ट्यूब। ठीक है, तो ट्यूब में जो गैस मौजूद है आप उसका प्रेशर कम ज़्यादा करेंगे, पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो मतलब आपने गैस के यानी कितनी गैस जो है वो इसमें मौजूद रहे, उसके लिए आपने जो है वो ये वैक्यूम पंप जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी, तो एक तो सिंपल ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये तो हमने सिंपल बात कर ली डिस्चार्ज ट्यूब की कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, नाउ ये हाई वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, दिस इज आवर हाई वोल्टेज सोर्स। अब एक चीज आप ध्यान में रखें कि बेसिकली यहाँ पे सपोज मैं इस वक्त कहता हूँ कि राइट नाउ एट दिस टाइम द प्रेशर इज 1 atm। ठीक है, 1 atm जो है वो प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर की अगर हम बात करें तो 1 atm नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 1 atm विच इज इक्वल्स टू 760 millimeters ऑफ मर्करी विच इज इक्वल्स टू 760 टॉर्क। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त नॉर्मल प्रेशर पे आपने हाई वोल्टेज जब करंट पास करेंगे, हाई वोल्टेज पास करेंगे तो देयर नथिंग वुड हैपन। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया इनिशियली थॉमसन सप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज अराउंड अप टू 5000 टू 10,000। ठीक है, 5000 से 10,000 वोल्ट जो है वो सप्लाई किए गए,
बट एट नॉर्मल प्रेशर नथिंग वाज ऑब्जर्व, ठीक है, कुछ नजर नहीं आया। तो व्हाट ही डिड, ही स्टार्ट रिड्यूसिंग द प्रेशर, इसने प्रेशर जो है वो कम करना शुरू किया, ठीक है। तो इनिशियली एट नॉर्मल प्रेशर नथिंग वाज हैपनिंग, तो व्हाट ही डज, ही स्टार्ट रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय रिमूविंग द गैस फ्रॉम दिस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में से गैस का अमाउंट कम करना शुरू किया। तो वी आर सेइंग दैट एट नॉर्मल प्रेशर नथिंग वाज हैपनिंग, at normal pressure nothing was happening, even at normal pressure nothing was happening, ठीक है जी। तो नॉर्मल प्रेशर पे जो है वो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया, इवन एट हाई वोल्टेज। तो व्हाट ही डिड, ही स्टार्ट रिड्यूसिंग द प्रेशर, ठीक है। तो इनिशियली लेट्स से प्रेशर 1 atm था, नथिंग वाज हैपनिंग, देन व्हाट ही डिड, ही रिड्यूस्ड द प्रेशर अप टू 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ये प्रेशर को ले आया 0.1 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पे, ठीक है। और आप कह सकते हैं 0.1 टॉर। तो 760 टॉर से प्रेशर कितना हो गया, 0.1 टॉर हो गया, ठीक है जी। यानी कि इसने बेसिकली गैस को इवैक्यूएट कराना शुरू किया। तो लेट्स जस्ट से कि ये प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो गया, लेस पार्टिकल्स, नाउ लेस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो एट 0.1 टॉर वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत कम पार्टिकल्स जो है वो रह गए। तो अब एट लो प्रेशर एट 0.1 टॉर व्हेन ही स्टार्टेड पासिंग हाई वोल्टेज अराउंड 5000 to 10,000 वोल्ट, जब इसने ये करंट पास करना शुरू, जब इसने ये वोल्टेज पास करना शुरू किया, तो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट दिस डिस्चार्ज ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग, ठीक है। तो एट 0.1 torr discharge tube starts glowing. At 0.1 torr the discharge tube starts glowing. क्यों ग्लो करना शुरू हुई वो भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल जस्ट आप समझ लें कि हो क्या रहा था कि एट लो प्रेशर when we reduce the pressure from 760 torr to 0.1 torr the discharge tube starts glowing. At 760 torr nothing was happening, but जब प्रेशर 0.1 टॉर पे लाया गया तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लो करना शुरू हो गई। यानी ये पूरी ट्यूब जो है, दिस इज जस्ट, यानी ये ऐसा ही है जैसे आप नियॉन लाइट्स में देखते हैं, ठीक है। नियॉन लाइट्स में सेम यही फिनोमेना काम कर रहा होता है। तो एट लो प्रेशर जो है ये जो ट्यूब थी ये ग्लो करना, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ठीक है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये ग्लो करना शुरू हो गया, ठीक है। तो एट लो प्रेशर 760 टॉर से जब आप प्रेशर 0.1 टॉर पे लेकर आए तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसमें ग्लो नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो ग्लो किस वजह से था वो भी हम आगे बात करते हैं, बट फिलहाल जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि एट लो प्रेशर दिस ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग। देन ही रिड्यूस्ड द प्रेशर टू मोर, ही रिड्यूस्ड द प्रेशर अगेन, ठीक है। इसने और ज्यादा प्रेशर को जो है वो कम करना शुरू किया, ठीक है। फ्रॉम 0.1 टॉर व्हाट ही डिड के 0.1 टॉर से इसने प्रेशर को और कम किया, ठीक है, और ये वैल्यू को ले आया 0.001 टॉर और 0.001 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है। तो मतलब अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर और कम हो गया और मजीद गैस के पार्टिकल्स को जो है वो इसमें से इवैक्यूएट करा दिया गया। तो नाउ वी कैन से दैट देयर आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो एट दिस लो प्रेशर व्हाट ही ऑब्जर्व, एट दिस लो प्रेशर ऑफ 0.001 टॉर व्हाट ही ऑब्जर्व कि जो ग्लो था वो डिसअपीयर हो गया, ग्लो विल गेट डिसअपीयर्ड, ठीक है, ग्लो डिसअपीयर हो गया। और इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी थी जो कि मैंने डिस्कस नहीं की, बेसिकली व्हाट ही डिड कि इसने जो एनोड की वॉल्स थी, ठीक है, जो एनोड के पीछे की वॉल्स थी इसको इसने कोट किया था विद अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। ये जो एनोड की वॉल्स हैं, यूं कह लें कि ये जो एनोड के पीछे की वॉल है इसको इसने किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल से, फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं, विच स्टार्ट्स ग्लोइंग व्हेन सम रेडिएशंस हिट देम, ठीक है। तो बेसिकली ये कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल था, लेट्स से दिस वाज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फ्लोरेसेंट, ठीक है, ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है। तो बेसिकली इसने क्या किया कि इसने एनोड वॉल को इससे कोट किया, ठीक है। तो अब दोबारा आ जाते हैं स्लो प्रेशर पे कि जब प्रेशर 0.1 टॉर से, इनिशियल प्रेशर कितना था 760 टॉर, 760 टॉर पे कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। देन एट लो प्रेशर एट 0.1 टॉर एट हाई वोल्टेज वी सॉ ग्लो इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और फिर जब प्रेशर को कम किया गया टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, दैट इज 0.001 टॉर,
ठीक है, जब प्रेशर 0.001 टॉर पे लाया गया तो एट दिस स्मॉल प्रेशर, एट दिस वैल्यू, ठीक है, इस प्रेशर के ऊपर व्हाट ही ऑब्जर्व कि जो ग्लो था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, ग्लो डिसअपियर हो गया और जो एनोड के पीछे, यानी आप कह लें कि जो एनोड के पीछे का वॉल था, दिस स्टार्ट्स ग्लोइंग, इस पे जो है वो इसको आप कह लें कि एक ग्लो सा जो है वो नजर आया। ठीक है, यानी दिस डिस्चार्ज ट्यूब दिस गेट्स कंप्लीटली डार्क। ठीक है, यहाँ पे ये डार्क हो गई जब एट दिस लो प्रेशर ये जो ग्लो था वो डिसअपियर हो गया एंड द वॉल बिहाइंड एनोड स्टार्ट्स ग्लोइंग। ठीक है, एक ग्रीनिश येलो टाइप का जो है वो ग्लो नजर आना शुरू हो गया एनोड के पीछे। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो रही हैं, यहाँ से कुछ रेडिएशंस, कैथोड से कुछ रेडिएशंस हैं जो इमिट हो रही हैं, जो कि एनोड को क्रॉस करके एनोड वॉल को हिट कर रही हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल को हिट कर रही हैं और ग्लो कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब जब बीच में, अब थोड़ा सा जरा हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, जब बीच में गैस के पार्टिकल्स मौजूद थे, एयर या कोई भी गैस के पार्टिकल्स मौजूद थे, तो इन रेस को कैथोड से एनोड तक जाने का मौका नहीं मिल रहा था। बट अब जब हमने प्रेशर बहुत कम कर दिया है, तो मतलब हिंड्रेंस कम हो गई है, ऑब्स्टिकल्स कम हो गए हैं, रुकावट कम हो गई है, तो नाउ दीज कैथोड रेज आर ट्रेवलिंग, यानी थॉमसन कॉल्ड देम कैथोड रेज, कि नाउ दीज कैथोड रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड एंड दे आर हिटिंग दिस वॉल बिहाइंड एनोड व्हिच इज कोटेड विद अ फ्लोरेसेंट मटेरियल एंड वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ अ ग्लो। ठीक है जी, तो बात समझ में आई आपको? दिस वाज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि ही ऑब्जर्व कि जी बेसिकली नॉर्मल प्रेशर पे कुछ नहीं होता, बट जब हम प्रेशर जैसे जैसे कम करते जाते हैं तो हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगी। एट अ प्रेशर ऑफ 0.1 टॉर वी सॉ ग्लो, जो कि नॉर्मली हम नियॉन लाइट्स में देखते हैं, और प्रेशर अगर हम और कम करते हैं 0.001 टॉर तो ग्लो डिसअपियर हो जाएगा, ग्लो डिसअपियर हो जाएगा एंड वी विल सी कि जो आपकी एनोड वॉल है वो ग्लो करना शुरू कर देगी, उस पर हमें ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस जो है वो नजर आएगी। ठीक है, तो जो मेजर पॉइंट थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के, वो क्या थे कि the knowledge of electron was derived as a result of the study of electric discharge in the discharge tube experiment. Electric discharge takes place only at high voltage and low pressure. ठीक है, मेन जो हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है ये कब होगा, एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पॉइंट। द एग्जैक्ट वोल्टेज, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। मैंने आपसे कहा कि रेंज जो है वो 5000 से 10,000 के दरमियान होती है। ठीक है, अब एग्जैक्ट कितना आपको वोल्टेज रखना है, इट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ट्यूब की लेंथ के ऊपर और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब के ऊपर। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा वोल्टेज, कि आपने कितना वोल्टेज रखना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है कि वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। Now, at very low pressure and high potential difference, high voltage, invisible rays travel from cathode toward anode. ठीक है, जो हमने बात की कि ग्लो डिसअपियर हो जाएगा, 181 आप कह लें कि 760 टॉर, nothing was happening even at a very high voltage. At 0.1 torr we saw a glow in the discharge tube, and at 0.001 torr, at 0.001 torr the glow disappears. ठीक है, और क्या हुआ, the screen behind anode which is made up of fluorescent material starts glowing. ठीक है, जो ग्लो था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, 0.1 टॉर पे हमें पूरी ट्यूब में ग्लो नजर आया था, बट 0.001 टॉर पे ग्लो डिसअपियर हो गया एंड द स्क्रीन बिहाइंड एनोड विच इज मेड अप ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो कि हमने कहा जिंक सल्फाइड है, विच स्टार्ट्स ग्लोइंग। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर जो पॉइंट्स थे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के, वो हमने बात की ना। अब आ जाते हैं हम रीजन के ऊपर। एट लो प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कोलाइड विद गैस पार्टिकल्स, यानी बेसिकली अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को, सारे एक्सपेरिमेंट को देखें, तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट में क्या हुआ था, स्टार्ट में आपके पास, लेट्स से हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियली स्टार्ट में क्या हो रहा था। सपोज हम कह रहे हैं कि ये कैथोड है, लेट्स से कि दिस इज कैथोड और ये एनोड है। ठीक है, ये कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल, ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल। अब इनिशियली क्या था कि इसमें बीच में बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स मौजूद थे। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स मौजूद थे जिसकी वजह से कैथोड रेज इमिट हो रही होंगी, जिन्हें हमें अब तो हमें मालूम है कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे, जिन्हें इसने
कैथोड रेस का नाम दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इमिट हो रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से इमिट हो रहे थे तो ये सीधे जाके टकरा रहे थे, क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये सीधे जाके टकरा रहे थे किससे? गैस के पार्टिकल्स। इनिशियली गैस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट इस पर नहीं होगा। जब हमने गैस का प्रेशर कम किया, ठीक है, जब आपने गैस का प्रेशर कम किया 0.1 टॉर पे जब आप प्रेशर लेकर आ गए, तो आपने गैस का प्रेशर कम किया, तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये अब, क्योंकि वोल्टेज अभी भी उतना ही था, हाई वोल्टेज, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आके हिट करना शुरू हुए किसको? गैस के पार्टिकल्स को, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने आके हिट करना शुरू किया इस गैस के पार्टिकल को, और इसका जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन था वो इजेक्ट करा दिया। यानी लेट से आप कह लें कि ये गैस का पार्टिकल है, ये इस गैस के पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड से आ रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये आके हिट करेगा इस गैस के पार्टिकल को, और जब ये आके इसको हिट करेगा तो ये अपनी एनर्जी जो है वो इसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर इज एनर्जी टू दिस गैस पार्टिकल, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करेगा और ये रिलीज हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो जो आपका गैस का पार्टिकल है दिस विल गेट आयोनाइज्ड, ठीक है, दिस विल गेट आयोनाइज्ड। और जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो ग्लो वाला प्रोसेस था वो इस वजह से हो रहा था कि गैस जो है, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एट लो प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कोलाइड विद गैस पार्टिकल्स। लो प्रेशर पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं करेंगे। यानी कि जब आप कौन सा प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे? ये बात हो रही है 0.001 टॉर वाले प्रेशर की। इतने लो प्रेशर पे पार्टिकल्स गैस के इतने कम हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो गए, ठीक है। यानी जब आपने और प्रेशर कम किया, अगर हम और प्रेशर कम कर देते हैं तो प्रेशर कम करने से क्या होगा कि ये यहाँ पे अब गैस के पार्टिकल ना होने के बराबर है। तो जब गैस के पार्टिकल ना होने के बराबर होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये मौका मिल जाएगा कि ये सीधे जाके हिट करेंगे किसको? एनोड के पीछे वाली स्क्रीन को, जो कि ग्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अगर बीच में गैस के पार्टिकल्स होंगे तो वो आयोनाइज होंगे, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करेगी। और अगर बीच में गैस के पार्टिकल्स नहीं हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद गैस पार्टिकल्स एंड देयरफॉर इट हिट्स स्क्रीन। दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज, ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली पूरे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की कि व्हाट वाज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमने बात स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, नाउ दीज प्रॉपर्टीज वर गिवन बाय थॉमसन। These properties were given by Thomson. He performed different experiments. इसने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। और उन सारी चेंजेस के बाद जो जो ऑब्जर्वेशंस आई उसने इनको रिकॉर्ड किया, और these are also known as postulates, ठीक है, और properties of cathode rays. तो now we will discuss these properties one by one. First of all, he said कि these cathode rays, ठीक है, they travel in straight lines away from the cathode. यानी जो आपकी cathode rays हैं which are emerging from cathode, let's say these are our cathode rays, ये cathode से emerge हो रही हैं, this is our cathode से emerge हो रही हैं cathode rays, and he said if I place an opaque object at anode, ये इसने एक opaque object जो है ये anode पे रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये कैथोड रेज इसको पास नहीं कर पाएंगी। तो व्हेन आई प्लेस, वी सेड कि व्हेन आई प्लेस दिस ओपेक ऑब्जेक्ट एट द एनोड, यहाँ पे पीछे एनोड वॉल पे जो है वो इसका शेडो बनना शुरू हो जाएगा। वी गेट दिस शेडो ऑफ दिस ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये जो कैथोड रेज थी ये स्ट्रेट डायरेक्शन में, जैसे आप लाइट के सामने अपना हाथ रख दें तो आपको पीछे वॉल पे जो है वो अपने हाथ का शेडो नज़र आएगा। तो सेम इसी तरीके से जब आप इन कैथोड रेज के सामने ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पीछे इसका शेडो बनना शुरू हो जाएगा। तो एज दे कास्ट, तो दीज कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द कैथोड एज दे कास्ट शेडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी इनके रास्ते में अगर आप कोई मेटालिक, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये उसका शेडो जो है वो कास्ट करते हैं ऑन द स्क्रीन।
ऑलराइट, सो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कैथोड रेज की कि कैथोड रेज जो हैं ये दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज कॉज मैकेनिकल मोशन। कैथोड रेज कॉज मैकेनिकल motion of a small pinwheel. Cathode rays cause mechanical motion of a small pinwheel placed in their path. यानी what Thomson did कि इसने इन कैथोड रेज के रास्ते में ये लाइट पैडेड व्हील जो है वो रख दिया। ठीक है, दिस इज द लाइट पैडेड व्हील, ये लाइट पैडेड व्हील जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इसने क्या किया कि ये कैथोड रेज इमर्ज हो रही हैं कैथोड से, इसने इन कैथोड रेज के सामने ये पैडल व्हील जो है, लेट से ये कैथोड रेज आ रही हैं, ठीक है, और उन कैथोड रेज के सामने जो है इसने इस तरह का एक पैडेड व्हील जो है वो रख दिया, स्मॉल पैडेड व्हील जिसका मास बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो व्हेन दीज कैथोड रेज इमर्ज और ये आके इसको टकराएंगी, इससे टकराएंगी, तो क्या हुआ कि ये पैडेड व्हील जो है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, इसने रोटेट करना शुरू कर दिया, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ठीक है, तो कैथोड रेज कॉजेज मैकेनिकल मोशन ऑफ अ स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, thus they possess kinetic energy and must be material particles। तो इसने इससे क्या कंक्लूड किया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये कुछ मेटल, यानी यहाँ से इसको ये चीज़ आइडिया होगा कि दीज आर नॉट रेज। ठीक है, दीज आर नॉट रेज, दीज आर सम मटीरियल पार्टिकल्स, बिकॉज ये आके हिट कर रहे हैं पिन व्हील को और पिन व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू हो रहा है। तो जब ये ऑब्वियसली अगर ये कैथोड रेज जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं तो इसका मतलब इनका कुछ मास है, दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी, दे आर नॉट रेज, दे आर मटीरियल पार्टिकल्स। व्हेन दे इमर्ज एंड दे हिट दिस पिन व्हील, जब ये इस पिन व्हील को हिट करते हैं तो ये पिन व्हील घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें मोशन आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर मटीरियल पार्टिकल्स। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया कि इलेक्ट्रॉन्स आर मटीरियल पार्टिकल बिकॉज दे कॉज मैकेनिकल मोशन ऑफ अ स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में अगर आप कोई स्मॉल पिन व्हील रखते हैं तो ये आके उससे टकराते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं और वो पिन व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, कैथोड रेज possess kinetic energy and they are material particles. Now next जो हम properties की बात करते हैं, he said कि these rays ionize the gas through which they pass। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे पूरा एक्सपेरिमेंट कि ये जो आपकी रेज हैं these rays ionize the gas through which they pass। ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने आपसे बात कर ली थी कि लेट से अगर ये गैस पार्टिकल है तो जो हमारे कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जब ये आके इससे टकराते हैं तो इसका अपना जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाएगा एंड दिस गैस पार्टिकल विल गेट आयोनाइज। तो दीज रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, दे प्रोड्यूस फेंट ग्रीनिश फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो आपकी कैथोड रेज हैं जब ये ग्लास ट्यूब की डिस्चार्ज ट्यूब की ग्लास वॉल को टकराती हैं तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने बात कर ली है पहले एक्सपेरिमेंट में। व्हेन दीज रेज आर फोकस्ड ऑन अ थिन मेटल फॉयल इट गेट हीटेड अप टू इनकैंडेसेंस। ठीक है जी, तो अगर लेट से अगर हम इन रेज को फोकस करें किसी एक पर्टिकुलर, यानी लेट से आपके पास ये कोई मेटल फॉयल है और यहाँ से आपका कैथोड है, दिस इज आर कैथोड। ठीक है, लेट से इफ दिस इज कैथोड और ये कोई फॉयल है, ये कोई मेटल फॉयल है, तो यहाँ से जो भी आपके कैथोड रेज इमर्ज हो रही हैं, अगर हम इन कैथोड रेज को किसी एक पॉइंट पे फोकस करें, इस मेटल फॉयल के किसी एक पॉइंट पे फोकस करें, तो ये क्या कहते हैं कि इट गेट हीटेड अप टू इनकैंडेसेंस, यानी इस पे ये इतनी हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगी कि इट विल स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो ऑलराइट, ये जब आपकी कैथोड रेज जो है अगर हम इसको किसी एक पॉइंट पे फोकस करें, जैसे सनलाइट को हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं पेपर के ऊपर, अगर आप किसी एक पॉइंट पे फोकस करें तो उसमें एकदम से आग लगती है। इसी तरीके से ये कैथोड रेज अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस की जाए तो ये इतनी हीट प्रोड्यूस करेंगी कि इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, इट स्टार्ट्स इनकैंडेसेंस। ठीक है, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटालिक टारगेट। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली कह रहे हैं कि लेट्स से इफ वी हैव अ हैवी मेटल, ठीक है, अ मेटल विद अ लार्ज एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो व्हेन दीज कैथोड रेज
स्ट्राइक अ मेटल विद अ लार्ज एटॉमिक नंबर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक्सरेज की बात करेंगे। लेट्स से ये मेरे पास कोई ऐसे मेटल एटम्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, कोई हैवी मेटल्स हैं, तो अब ये पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन दीज कैथोड रेज हिट दीज एटम्स, जब ये इन एटम्स को हिट करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है वो हम आगे बाद में बात करेंगे। फिलहाल जस्ट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटालिक टारगेट ऑफ हैवी एटॉमिक मास, of heavy atomic mass. All right, they can penetrate through thin metal foil, जैसे इन्होंने एनोड को पेनिट्रेट किया, ठीक है, they can penetrate through thin metal foil। तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स थे। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज। सो लेट्स से दीज आर कैथोड रेज, ये कैथोड रेज जो है वो इमिट हो रही हैं, ठीक है, दीज आर कैथोड रेज। तो इन कैथोड रेज को जब आपने, यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की। दिस इज आर एक्सटर्नल फील्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। तो आपने क्या किया कि आपने इन कैथोड रेज के पाथ के परपेंडिकुलर, अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज, यानी ये कैथोड रेज आ रही हैं, ये कैथोड रेज आ रही हैं, आपने इनके परपेंडिकुलर जो है वो प्लेट्स लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो क्या हुआ कि दे गेट डिफ्लेक्टेड, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट कर गई। और किस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, जिससे ये पता लगा कि दीज कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो बिकॉज दे गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये आप पाथ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट आ रहे थे और स्ट्रेट आते आते ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए। ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए। तो दिस शोज दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इसके अलावा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये अगर आप नेक्स्ट डायग्राम देखें, ठीक है, हमने बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की है, ठीक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो हम देख रहे हैं कि अगेन, क्योंकि हमें मालूम है कि अ मूविंग चार्ज जनरेट्स मूविंग, आपने ये चीज़ फिजिक्स में पढ़ी है कि मूविंग चार्ज जनरेट्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर हम इस मूविंग चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आए तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गए, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम सिंपली पॉइंट क्या था कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड when applied perpendicular to the path of cathode rays in a way indicating that they are stream of minute particles carrying negative charge। यानी इनकी डिफ्लेक्शन से ये पता लगा कि these are minute particles carrying negative charge, ठीक है जी। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट जो इस पे हम है, जो हमने देखना है इसमें, वो है कि द चार्ज टू मास रेशो। अब चार्ज टू मास रेशो क्या है ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम कैलकुलेट भी करेंगे चार्ज टू मास रेशो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो क्या है, कितना है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल आप ये सिर्फ पॉइंट नोट कर लें, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला यहीं से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम कि द चार्ज टू मास रेशो फॉर द पार्टिकल्स इन द कैथोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज और द नेचर ऑफ कैथोड, ठीक है। बेसिकली थॉमसन ने क्या किया कि इसने डिफरेंट गैसेस के साथ यही सेम एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट गैसेस ली। लेट्स से इसने कभी हाइड्रोजन गैस ली, फिर ऑक्सीजन गैस ली, देन नाइट्रोजन गैस ली, एयर ली, डिफरेंट गैसेस ली, एंड ही यूज डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स भी डिफरेंट मटेरियल्स के यूज़ किए। बट एवरी टाइम ही गेट द सेम चार्ज टू मास रेशो, every time he get the same charge to mass ratio, that was 1.76 into 10 raised to power 8 coulombs per gram, ठीक है जी, 1.76 into 10 power 8 coulombs per gram,
ठीक है। तो ये इसको हमेशा ये वैल्यू मिली चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। ये क्या होती है चार्ज टू मास रेशो, किस तरह से डिटर्मिन की गई, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बट यानी दिस चार्ज टू मास रेशो वाज it was independent of nature of gas और electrode material, ठीक है। इलेक्ट्रोड मटेरियल और नेचर से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कि हर दफ़ा आपको हमेशा यही चार्ज टू मास रेशो मिला। तो इसका मतलब यहाँ से फिर ये पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो कैथोड रेज है, ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इंशाल्लाह ताला इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ज टू मास रेशो वाली चीज़ को। इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो पढ़ेंगे और ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी चार्ज टू मास रेशो और ऑयल ड्रॉप मिलिकन मेथड के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। आज हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है जी बेटा। अल्लाह हाफिज़।